हम आरक्षण के लिए लड़ रहे थे। सन 1980 में एक बड़े पत्रकार खुशवंत सिंह हुए थे, उन्होंने एक सर्वे किया था और सर्वे ये किया था कि 1935 में और 1980 में भारत के विभिन्न वर्गों का सरकारी नौकरियों में क्या प्रतिशत है। मैं ज़्यादा लंबे पे ना जाऊंगी, केवल अपना बता दूं कि अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, ये उन्होंने एक कैटेगरी में रखा था जिसको हम 85% कहते हैं। 1980 में वो 1% पर था, 1% पर। और फिर इसके बाद आप देखते हैं कि विशेष भर्ती अभियान शुरू होता है और विशेष भर्ती अभियान को शुरू हुए 10 साल भी नहीं होते हैं कि उदारीकरण एलपीजी आ जाता है। और इसके बाद जो प्राइवेटाइजेशन शुरू हुआ, तो उस प्राइवेटाइजेशन ने जिस भारतीयता की संकल्पना लेकर के हम चल रहे थे, हम अपने लिए जगह बना रहे थे, वो जब गवर्नमेंट सेक्टर में ही कंप्लीट नहीं हो सकी तो प्राइवेट सेक्टर में आपको लगता है कि पूरी हो जाएगी। यदि हम समता के संदेश की बात करते हैं तो मुझे डॉक्टर अंबेडकर के साथ साथ सबसे पहले भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना याद आती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मतलब ही है, उसको समझने का मतलब ही है मनुष्य होना। बेहद महत्वपूर्ण चीज़ है, उसको हमको एक साथ तो पढ़ना ही चाहिए, साथ ही उसको टुकड़े कर कर के पढ़ना चाहिए। अक्सर हाँ, जो हम साहित्य वाले लोग होते हैं वो शब्दों के मूल पर जाते हैं और शब्दों के मूल पर जाने के बाद उस शब्द के वास्तविक अर्थ से हमारी पहचान होती है। हमेशा बड़े वाक्यों को हम टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ते हुए चलते हैं। क्या कहती है उद्देशिका हमसे? वो कहती है, हम भारत के लोग, सबसे पहला शब्द है हम, और हम में जिस तरह की यूनिटी दिखाई देती है, इसके बाद कॉमा लगा के भारत के लोग विशिष्ट कर दिया। कितनी विशिष्टता के साथ इस हम को देखा जाएगा। हम कोई सामान्य शब्द नहीं है, वो विशिष्ट संदर्भों के साथ है। इसके बाद वो कहता है भारत को एक, अब भारत के लोग भारत को किस तरह से बनाना चाहते हैं? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक। अब लोकतंत्र क्या है? बहुत ही जो पिटी पिटाई सी परिभाषा हम लेते हैं, प्रजा का, प्रजा के लिए, प्रजा के द्वारा किया गया शासन लोकतंत्र कहलाता है। पर किसी भी शब्द की जब बहुत सरल परिभाषा हमारे सामने आती है तो समझ जाइए वो उतनी ही कठिन है, उसको निभाना इतना आसान नहीं है। उस लोकतंत्र को, उस प्रजातंत्र को समझने के पहले मुझे स्वतंत्रता को समझना होता है। स्वतंत्रता क्या चीज़ है? स्वतंत्रता का मतलब आज़ादी नहीं है, केवल मेरी मर्जी नहीं है, केवल स्वधन तंत्र, स्वयं का तंत्र। तंत्र का मतलब व्यवस्था। मुझे खुद को, अपने आप को ऐसी एक व्यवस्था में ढालना है जिसकी वजह से मेरी उपस्थिति किसी दूसरे के लिए परेशानी का कारण ना हो। तब जाकर के वो स्वतंत्र शब्द
अर्थवान होता है। और इसलिए फ्रांसीसी दार्शनिक सिमोन de beauvoir कहती है, स्वतंत्रता मेरे लिए चुनौती है। स्वतंत्रता इतना आसान शब्द नहीं है। जब ये स्वतंत्रता हमारे पल्ले पड़ती है, जब ये स्वतंत्रता हमारे समझ में आती है, जब हम स्वतंत्र को मायने देने लगते हैं, तब जा कर के वो लोकतंत्र की तरफ कदम बढ़ाती है। बगैर स्वतंत्रता शब्द को समझे लोकतंत्र अर्थवान नहीं होगा। हमको स्पेस देना और स्पेस लेना दोनों ही खूबसूरती से आना चाहिए। दोनों ही समय में मुझे ध्यान रखना चाहिए कि मेरे साथ कोई और है। वो अक्सर हाँ कहा जाता है ना बौद्धिज्म के गौतम बुद्ध के लिए, अकेला आदमी धम्म का करेगा क्या। धम्म तो तभी अर्थवान होता है जब दूसरा आता है। और इसलिए मैं जो त्रिशरण है उसको बुद्धि की शरण में जाना कहती हूँ। बुद्धि को समझना, बुद्धि को हमेशा शान पर रखना होता है, हमेशा उसको मांझना पड़ता है। किसी भी वक्त मैं कंप्लीट मनुष्य हूँ, इस तरह का की आशंका मेरे मन में नहीं होती है। मुझे लगता है इसको हर वक्त जैसे ही कोई एक नई सिचुएशन आती है, एक नई परिस्थिति आती है, मुझे मेरा मनुष्य होना चुनौतीपूर्ण लगने लगता है। मुझे सोचना पड़ता है कि वाकई क्या मैं मनुष्य हूँ। अब इसके बाद वो ये कहते हैं कि जंगल में आप रह रहे हैं तो अक्सर हाँ हम अत्याचार भी करते हैं। जब किसी व्यक्ति को गाली देना होता है तो हम उसको जंगली कह देते हैं, हम उसको जानवर कह देते हैं। क्या उस जानवर को, क्या उस जंगल को मैंने समझा है कि उसकी क्या व्यवस्था है? उसको समझे बगैर मैं कितनी आसानी से अपने भीतर की भड़ास को निकालने के लिए सामने वाले को जानवर कह देती हूँ। एक अत्याचार वो भी है। तो यदि मान लीजिए उसको पारंपरिक अर्थ में लिया जाए तो आप जंगल में हैं, आप अकेले हैं, आप चाहे जैसे वैसे रहिए, पर आपको जंगल चाहे जैसे वैसे रहने देगा क्या? तब फिर जैसे ही आप घर में आते हैं, घर में जो आपके लिए एक ऐसा वितान है जहां आप जैसा चाहें वैसा रह सकते हैं। आपको समझने वाले बहुत होंगे। ऐसी जगह पर भी आपको सावधान होना होता है कि क्या इस घर का इस्तेमाल भी मैं जैसा चाहूँ वैसा कर सकता या सकती हूँ। जब मैं बात करते करते ये कहती हूँ कि कर सकता हूँ, बंधु, भाईचारा, तो हम फिर से पितृसत्तात्मक भाषा का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तब फिर मुझे अपने आप को सावधान करने के लिए, मनुष्य बनाने के लिए इस बुद्धि का खूबसूरत इस्तेमाल करना होता है। इसलिए वो कहते हैं कि इसका यदि आपने ढंग से इस्तेमाल करना है तो समझिए कि धम्म क्या चीज़ है। और जब आप धम्म की समझ अपने भीतर विकसित करते हैं तब आप इस लायक होते हैं कि आप संघ के पास जा सकें, आप समाज के पास जा सकें। एक क्रम बना करके रखा हुआ है, इस क्रम को उसकी पूरी दार्शनिकता के साथ समझना अनिवार्य होता है। तब इस लोकतंत्र के बाद, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को वो 3 प्रकार के न्याय दे रहा है: सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। इन 3 न्यायों के बगैर आपकी जो नागरिक होने की आकांक्षा है वो पूरी नहीं होगी। इसलिए ये 3 न्याय चाहिए। और फिर इसके बाद 5 तरह की वो स्वतंत्रता की बात करता है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना।
और ये सारी चीज़ें अपने अपने आप में अलग अलग डिसिप्लिन है, महत्ता रखता है। किसी भी एक शब्द को समझने के लिए उसकी पूरी दार्शनिक पीठिका के साथ गुजरने की आवश्यकता होगी, तब जाकर के आप किस तरह का विचार कर रहे हैं, किस तरह का धर्म है, किस तरह की उपासना है, किस तरह की अभिव्यक्ति है, इन सब को की स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकते हैं। समताएं दो तरह की बताता है, प्रतिष्ठा और अवसर की। आपका सम्मान, और सम्मान भी कैसे मिले, अवसरानुकूल मिले। इसलिए बाकी सारे जितने अनुच्छेद हैं उनमें इन सब की बार बार गूंज हमको दिखाई देती है। इस इतने के बाद वो कहता है कि उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, व्यक्ति की गरिमा के बगैर ये सब बेमानी है। और जब व्यक्ति की गरिमा होगी तब जाकर के राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित होगी। हो क्या रहा है? हो क्या रहा है? आप मूंछ रख रहे हैं तो किसी के अहम को ठेस पहुंचती है। आप जूती पहन रहे हैं तो किसी के अहम को ठेस पहुंच रही है। किसी ने पारंपरिक तौर पर जो वर्चस्वता हासिल की हुई है वो उससे तिलमिला रहा है। जब तक आप राष्ट्र की एकता की बात करते हैं तो ये तय करना होगा कि आपके देश में जो रहने वाला व्यक्ति है उसको आप किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। क्या ये प्रजा है आज भी, या ये नागरिक समाज है? आज प्रजा है तब तो फिर तुलसीदास याद आएंगे, कोऊ हो नृप हमें का हानि। कोई भी राजा हो, मुझे क्या परेशानी, मुझे तो सेवा करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। और जैसे ही हम इससे आगे बढ़ते हैं और हम देश में राजनीतिक व्यवस्था लोकतंत्र की करते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि हम अब प्रजा से परिवर्तित होकर नागरिक समाज की ओर आ गए हैं। सिविल सोसाइटी, और सिविल सोसाइटी के अपने कंसर्न हैं, उसकी अपनी जिम्मेदारियां हैं, उसके अपने कर्तव्य हैं, उसके अपने अधिकार हैं। क्या उन कर्तव्यों और अधिकारों को ठीक ठीक समझने की हमने अब तक कोशिश की है? और यदि की है तो हम कहाँ तक पहुँचे हैं? जब राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित कराने वाली बंधुता की वो बात कर रहा है। बंधुता, फिर से मैंने अभी कहा आपसे कि ये पितृसत्तात्मक शब्द है, इसमें स्त्रियां कहाँ गई? तब हमारे पास, मतलब हम जैसे जैसे समझ की सीढ़ियां चढ़ते हैं, जैसे जैसे बुद्धि हासिल करते हैं, वैसे वैसे आपकी चुनौतियां और बढ़ती चली जाती हैं। इन चुनौतियों को समसामयिक परिदृश्य में अपने भूतकाल के अनुभव के साथ एक ठीक ठीक आलोचना समालोचना करते हुए हमको अपने आने वाले भविष्य को तय करना होता है कि व्हाट शुड बी देयर, हमको करना क्या चाहिए। और जब कभी भी मेरे सामने ऐसे सवाल आते हैं, मैं तो चुनौतियों से घबरा जाती हूँ। मुझे लगता है कितनी बड़ी चुनौती है। हम स्वतंत्रता के 75 वर्ष निपटा चुके हैं, इस प्रस्तावना के 75 वर्ष निपटा चुके हैं,
और इन 75 वर्षों के बाद कहाँ तो हमको लगातार मनुष्यता को और अर्जित करना था। हमने देश में, पता नहीं आप लोग ठीक समझेंगे या नहीं, पर मैं तो अध्यापक हूँ और अध्यापक का काम होता है कि वो निस्संग भाव से, निरपेक्ष और तटस्थ होकर के बात करे। तो मुझे बात करनी चाहिए और इसलिए मैं जब कभी अपनी क्लास में होती हूँ तो कह देती हूँ बच्चों को कि भाई जिसको अपना मोबाइल ऑन करना है कर लो, वीडियो बनाना है, ऑडियो बनाना है, बना लो, हम तो बोलेंगे, क्योंकि हमको तो सरकार बोलने और सोचने का ही पैसा देती है। तो उन्होंने तो 75 साल के बाद यदि इस देश में बतौर प्रधानमंत्री कोई हिंदू हृदय सम्राट है, तब क्या हमने अपनी नागरिकता के सेंस का इस्तेमाल किया है? बड़ा सवाल है। अब हम जो यहाँ लोग बैठे हुए हैं, मतलब मुझे कई बार ये भी लगता है कि हमारे पास कितना खूबसूरत सामाजिक आंदोलन का इतिहास है, और वो सामाजिक आंदोलन मैं आज और कल से नहीं देखती हूँ, बुद्ध के समय से देखती हूँ। बुद्ध के समय की जो स्त्रियां थी, जो थेरियां थी, मैं वहाँ से देखती हूँ और वहाँ से दो ही उदाहरण लेती हूँ। एक तो ब्राह्मणवाद का ज़बरदस्त आलोचना करती है एक, और एक पितृसत्ता की ज़बरदस्त आलोचना करती हैं। बाकी आपको जो 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 अर्थ सत्ता है उसकी आलोचना तो मिलती है उसमें, पर ये दो जो प्रमुख स्वर हैं, पुन्ना थेरी और सुमंगल माता थेरी, तो इसमें वो कहती हैं कि स्नान शुद्धि से ही पाप मुक्ति हो जाती है, ऐसा तुझसे किसने कहा? और जब वो ऐसा कहती हैं तो मैं तो कहती हूँ कि आज भी हम सड़क पर इस वाक्य का रेफरेंस भी ले लें तो पता नहीं हमारी आज क्या स्थितियाँ होंगी। वो अंत में समझाते समझाते आती हैं और यहाँ तक कह जाती हैं कि यह तो ब्राह्मण का मूर्खों के प्रति किया गया उपदेश है, अभी महाकुंभ होकर गुजरा है। इसके बाद दूसरी स्त्री क्या कहती है, दूसरी थेरी क्या कहती है? वो कहती हैं कि मैंने तो छोड़ दिया और मैं मुक्त हो गई, मेरा तो जो पति, ये पति शब्द भी मुझे बहुत परेशान करता है। मुझे ये जो पारंपरिक शब्दावलियां हैं इनसे बड़ी बेचैनी हो। देख, व्हाट पति यार, लखपति, करोड़पति, पत्नी का पति, व्हाट इज दिस? आपके पास हम लोग जो शब्द दे करके, जिन शब्दों के माध्यम से हमारी गुलामी बराबर बनाए हुए हैं, उनको लेकर के हम चलने लगते हैं। किस दिन इन शब्दों का स्थानांतरण होगा? हम क्यों पारिभाषिक शब्दों में नए शब्द, मतलब हम जीवन साथी, हमराही, ऐसा कुछ क्यों नहीं ले आते जिसमें कोई भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन दिखाई नहीं देता हो? पितृसत्ता को लड़ने का, आजीविका को कमाने का, बराबरी का अधिकार जो स्त्रियों के पास था, उसने इनको मजबूत बनाया था। पर जैसे जैसे हमने अपनी डिपेंडेंसी सामने वाले पर हमने दी, हम लोग ही मंगलसूत्र धारण करके घूम रहे हैं। क्यों हमको नहीं लगता कि ये भी गुलामी की ही निशानियां हैं? जब 56 में बाबा साहब के साथ जो स्त्रियां धम्म दीक्षा ले रही थी, उन्होंने ये सारी चीज़ें उतार फेंकी थी। जब तक इन तीनों ही अर्थ सत्ता,
पितृसत्ता, ब्राह्मणवाद, इन सब से बराबरी के साथ नहीं लड़ा जा सकेगा। तब तक हम मनुष्य होने की, और ये सबको करना पड़ेगा, मतलब केवल स्त्री और पुरुष ही जेंडर है ऐसा नहीं है। LGBTQIA+ को क्या करेंगे? उसकी भी तो सांस है, उसकी भी तो ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन को कहाँ से लेकर के आएंगे? तो वो जो तमाम तरह की अस्मिताएं, और इसलिए मैंने आजकल तो कहना भी शुरू कर दिया है कि भारत को हम दलितों का बड़ा शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमने भारत को भारतीय बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। किसी भी तरह की धार्मिक संस्कृति के दबाव से मुक्त होकर संवैधानिक भारत को निर्मित करने वाला दलित समाज है। आइडेंटिटी डिस्कोर्स में जितने भी लोग लगे हुए हैं, चाहे वो हाशिए पर हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे LGBTQ कम्युनिटी हो, चाहे दलित हो। दलितों का नाम मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि इन्होंने बहुत तेज स्वर में अपनी बातें रखी हैं, और मनुष्यता को हासिल करने के लिए हम वो लोग हैं जिन्होंने सामने वालों की तरह हम पर खूनी आक्रमण तो वो करते रहे, पर हमने किसी पर खूनी आक्रमण नहीं किया। लगातार सतत विचार और संवाद के माध्यम से हमने आज की अपनी ये जगह हासिल की है। हमने लोगों को, एकेडमिया को, मेरी एकेडमिया से भी बड़ी शिकायत हमेशा ही रही है कि आप सभी ने जितने भी लोग हैं, सब ने समाजशास्त्र अपने अपने बचपन में पढ़ा होगा, 4वीं-5वीं तक पढ़ा होगा, और उस समाजशास्त्र को पढ़ते हुए हम ये देखते हैं कि ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज ज़रूर पढ़ाया जाता है। सत्यशोधक समाज कहाँ था? क्यों सत्यशोधक समाज नहीं पढ़ाया गया? जिसने उसको सिलेबाई में नहीं रखा, जिसने उसको पाठ्यक्रम में नहीं रखा, क्या वो ब्राह्मणवाद का शिकार नहीं है? यदि मान लीजिए उसी वक्त भाई ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, ये सारे के सारे ईश्वर की उपस्थिति से इनकार नहीं कर रहे हैं। ये किसी एक व्यवस्था के तहत स्त्री को शिक्षा देने की बात कर रहे हैं, लेकिन सत्यशोधक समाज उसी वक्त क्या क्या नहीं करके गुजर रहा है। फूले दंपत्ति को यदि आप राजा राम मोहन राय को पढ़ा रहे हैं, दयानंद सरस्वती को पढ़ा रहे हैं, तो आपने ज्योतिबा फूले को क्यों नहीं पढ़ाया? क्यों आपके भीतर, मतलब फूले की फिल्म अभी आ रही है और तब भी आपके सेंसर में पड़ी हुई है? किससे डर है? तो ये जो हम अपने आप को दलित साहित्यकार कहते हैं ना, तो मैं कहती हूँ कि दलित साहित्यकार कहने से, अपने आप को कहलवाने से मुझे तो कोई तकलीफ नहीं होती। तकलीफ उसको होती है जिसकी वजह से मैं दलित साहित्यकार हूँ। उसको अपना आभास होता है कि मैंने क्या किया था, और इसलिए फूले फिल्म को वो आने नहीं देना चाहता है। तो ये बहुत कमाल की बात है कि आइडेंटिटी डिस्कोर्स ने जिस तरह, चाहे वो भाई स्त्रियों जो अपर कास्ट विमेन है, उनके साथ भी तो हमारी लड़ाई है ना। और लड़ाई यही है कि आप हमको एक झंडा उठाने वाले की तरह, दरी उठाने वाले की तरह तो हमारा इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप अपनी भीड़ बनाना चाहते हैं। लोकतंत्र में क्या है, सिरों की गिनती होनी है, तो उस गिनती में शामिल करने के लिए आप हमको रखना चाहते हैं। पर जैसे ही मेरे राइट्स की बात आती है,
आप उसके दाएं बाएं होने लगते हैं और आपको कई सारी कहानियाँ, कई सारी कविताएं इस तरह की दिखाई देंगी। चाहे मैं मोहनदास नैमिष राय का नाम लूँ, चाहे मैं जयप्रकाश करदम का नाम लूँ, चाहे मैं रजनी तिलक का नाम लूँ, चाहे मैं अभी जो बहुत संवेदनशीलता के साथ रचनाएं रच रहे हैं कैलाश वानखेड़े, इनका भी नाम लूँ, तो ये सारे के सारे जिस मतलब जो आरंभिक तौर का दलित साहित्य था और आज का जो दलित साहित्य है, उसमें आप देखेंगे कि बिटवीन द लाइंस तो है ही कि बातें वहाँ मतलब परत दर परत बहुत संश्लिष्ट बातें कही जा रही हैं। दो शब्दों के बीच का गैप भी हमसे बहुत कुछ कह रहा है, वो साइलेंट भी हमसे बहुत कुछ कह रहा है। हमको अपनी संवेदना को अब उस अंदाज में ले जा कर के, भाई जब हिंदी में दलित साहित्य लिखा जा रहा था, तब हमारे यहाँ के बड़े बड़े आलोचक, नाम ही नामवर सी हैं, आप में से शायद कुछ लोग जानते हों, तो उन्होंने तो ये कह दिया था कि दलित साहित्य लिखने के लिए यदि दलित होना अनिवार्य है, तब तो फिर घोड़ा पर लिखने के लिए घोड़ा होना अनिवार्य है। तो मतलब आप बड़े नामवर ख्याति नाम आलोचक के तौर पर स्थापित हैं, जहाँ से कोई हिला नहीं सकता है आपको, और आपकी संवेदना यहाँ आकर के टिकती है। तब तो मैंने कहा था कि यस, होना होगा, क्योंकि घोड़े पर घुड़सवार जब चाबुक मारता है तो वो ये जानता है कि घोड़े को ले जाना किस दिशा में है, कितनी तेजी से ले जाना है, पर वो जो जब चाबुक लग रहा है उसकी चोट कैसी है घुड़सवार बताएगा? घोड़े के मुंह पर लगी हुई लगाम का लोहे का स्वाद कैसा है, ये तो घोड़ा ही बताएगा, तुम क्या बताओगे? तो आप किसी व्यक्ति की संवेदना को ले जा करके घोड़ा और मेंढक कहना शुरू कर देते हैं। आपकी संवेदना पर, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कि क्या कहना चाहिए, हमको करना क्या चाहिए। मुझे लगता है कि जो बहुत बड़ी चुनौती है, हम जो अपने जो अपना समय निकाल करके पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, मेरे जैसे जो अध्यापक हैं, हमारे लिए तो हमारा क्लासरूम होता है। हम तो अपने क्लासरूम में जिस अंदाज में मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, इसी अंदाज में हम लोग अपने क्लासरूम में भी बतिया लेते हैं, और 50 विद्यार्थियों में 10 विद्यार्थी ही शायद विचलित ना होते होंगे, बाकी तो सारे विचलित होते हैं, और फिर उसके बाद वो एक नई संवेदना के साथ समाज में जाने के लिए तैयार होते हैं। हमारा संवाद किसके साथ है? हम क्या अपने घरों में वैसा ही संवाद करते हैं जैसा किताबों से सीख रहे हैं, या किताब के अक्सर, हाँ मैंने ये देखा है कि स्कूल टीचिंग वगैरह में ख़ासकर किताब एक दूसरी दुनिया है और घर एक दूसरी दुनिया है। जब तक इन दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित नहीं किया जाएगा, आप वो जो अपेक्षित दुनिया किताब मुझको दिखा रही है, उसकी निर्मिति कैसे करेंगे? हम अक्सर बहुत परंपरावादी हो जाते हैं। और फिर से मुझे सिमोन याद आ रही हैं। सिमोन कहती हैं कि अक्सर उच्च शिक्षित प्राप्त स्त्रियां उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी परंपराओं पर हथौड़े बरसाने की जगह
परंपराओं के पालन में अपने आप को अपराजेय सिद्ध करना चाहती हैं। उनको कोई हरा नहीं सकता। वो और दिखाती हैं कि हाँ भाई, पढ़ लिख गए तो क्या हुआ, घर का काम तो हम वैसे ही कर लेते हैं, या जो भी व्हाटएवर, घर का काम ही नहीं, जो भी परंपरा है। क्या हमारी दोनों ही बच्चों के साथ, वाइफ और हस्बैंड के साथ, ये जो परिवार नाम की केंद्रीय दूरी, ये केंद्रीय इकाई है समाज की। जब तक घर परिवर्तित नहीं होगा, समाज परिवर्तित नहीं हो सकता है। तो हमको इन दोनों ही जगहों में एक खूबसूरत सामंजस्य उन किताबों के माध्यम से बनाने की कोशिश सदैव करती रहनी चाहिए। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि हम शब्दावलियों को अवश्य ही परिवर्तित करें। अभी कुछ दिन पहले, मतलब अक्सर हाँ, मेरी क्लास में ये बात होती है, जैसे बच्चे खूब गाली गलौज करने को, आजकल तो लड़कियां भी गाली गलौज करने को समझते हैं कि हम बड़ी खूबसूरती से अपने मर्दवाद को दिखा रहे हैं, या लड़कियां सोचती हैं कि हमने ये स्वतंत्रता हासिल कर ली है। जब अफसोस है कि यदि इसको स्वतंत्रता कहा जाए कि हम गाली दे रहे हैं, तब मुझे लगता है एक छोटा सा शब्द साला, यदि मैं साला जैसे ही कहता हूँ, मैं सामने वाले की बहन से अपना रिश्ता बनाता हूँ। क्या हम सोचते हैं कि हमको अपनी भाषा पर किस तरह का कमांड रखना चाहिए? जो हमारे भीतर होता है वो तो पहचानने लगे ना वेशभूषा देख करके। वेशभूषा देख करके आतंकवादी पहचान लेते हैं। तो ऐसे ही हमारी भाषा, हमारी वेशभूषा हमारा परिचय देती है। किसी को गाली देकर यदि मैं ये सोचती हूँ कि मैंने सामने वाले को छोटा कर दिया, मैंने उल्टा सोचना शुरू कर दिया। मुझे लगता है सामने वाले को गाली दे करके मैंने ये बताना शुरू कर दिया कि मेरी परवरिश क्या है, मेरी अपब्रिंगिंग क्या है, मेरा मानस क्या है, मैं कितने गंदे तक जा कर के सोच सकती हूँ। ये हम अपने आंतरिक व्यक्तित्व का परिचय दे रहे होते हैं किसी दूसरे को, तब जब हम बहुत क्रोध में होते हैं। जबकि क्रोध के लिए क्या कहा है गौतम बुद्ध ने, कि आप कितनी खूबसूरती से अपने आप पर शासन कर सकते हैं। ये शासन कैसे हो सकता है? तो हम अपने आप के साथ कितना काम करना चाहते हैं। अब हमारे सामने तरह तरह के बड़े बड़े शब्द, अभी देखिए एक राष्ट्रवाद पर लेक्चर होगा सर का, देश प्रेम, देशभक्ति, देश, जयपाल सार्थ लिखते हैं कि कोई भी देश इस बात से महान नहीं होता कि उसने अपने देश को बनाने में कितना खून बहाया है। कोई भी देश इस बात से महान होता है कि अपनी समस्याओं को सुलझाने में वो कितना सफल रहा है। तो देश के साथ प्रेम, भक्ति, ये भावनाएं चलेंगी क्या? देश तो कर्तव्य का नाम है। आपको उसके साथ तय करना होगा कि करणीय क्या है, अकरणीय क्या है, और आपके सामने आपका संविधान है। संविधान की अघोषित तौर पर, जब 2014 में ही मैंने कह दिया था कि अब तो अघोषित आपातकाल लग गया, क्योंकि बात कहीं और से ली जाएगी, कहीं और ले जाकर के समाप्त की जाएगी। और हम आप देख रहे हैं कि 75 स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद अब हमारे देश की लोकतांत्रिक संस्थाएं लगातार कमज़ोर होती चली जा रही हैं। हम आरक्षण के लिए लड़ रहे थे,
सन 1980 में एक बड़े पत्रकार खुशवंत सिंह हुए थे। उन्होंने एक सर्वे किया था और सर्वे ये किया था कि 1935 में और 1980 में अ, भारत के विभिन्न वर्गों का सरकारी नौकरियों में क्या प्रतिशत है। तो मैं ज़्यादा लंबे पे ना जाऊंगी, केवल अपना बता दूं कि अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग ये उन्होंने एक कैटेगरी में रखा था, जिसको हम 85% कहते हैं। 1980 में वो 1% पर था, 1% पर। और फिर इसके बाद आप देखते हैं कि विशेष भर्ती अभियान शुरू होता है और विशेष भर्ती अभियान को शुरू हुए 10 साल भी नहीं होते हैं कि उदारीकरण एलपीजी आ जाता है। और इसके बाद जो प्राइवेटाइजेशन शुरू हुआ, तो उस प्राइवेटाइजेशन ने जिस भारतीयता की संकल्पना लेकर के हम चल रहे थे, हम अपने लिए जगह बना रहे थे, वो जब गवर्नमेंट सेक्टर में ही कंप्लीट नहीं हो सकी तो प्राइवेट सेक्टर में आपको लगता है कि पूरी हो जाएगी। तब हमको अपने नागरिक होने पर, मतलब वेशभूषा की बात मैं फिर इसलिए कह लूँ कि हम जो कुछ भी धारण करते हैं, हम उससे तय कर देते हैं कि हम किस तरफ खड़े हैं। आप अपने भीतर चाहे बोल दिए रहिए कि भाई हम तो बौद्धिस्ट हैं, लेकिन आपकी वेशभूषा तय कर देती है कि आप किस तरफ जाकर के खड़े हैं। और इसलिए ये विचलन, मतलब महाराष्ट्र को हम बड़े गर्व के साथ उत्तर भारत के लोग बताया करते थे कि भाई वहाँ फूले हैं, वहाँ अम्बेडकर हैं, वहाँ कोई विचलन नहीं हो सकता। एंड नाउ व्हाट? अब तो महाराष्ट्र को फिर से एक बार तय करना होगा कि वो तात्कालिक राजनीति पर ध्यान दे, तात्कालिकता पर ध्यान दे, या कुछ लॉन्ग टर्म पर लेकर के चले। वो लॉन्ग टर्म की पॉलिसीज़ क्या होंगी हमारे सामने संविधान के तौर पर है, जहाँ वो समता का पूरा पूरा खाका हमारे सामने खींच करके रखता है। बहुत सारे संघर्ष जितने भी हुए हैं, यदि मान लीजिए वो महाराष्ट्र से विफल होते हैं, तो ये जो इतने बड़े बड़े नाम यहाँ हुए हैं, मुझे लगता है कि हमको पुनः उनको सम्मान देना चाहिए। मेरे पास अभी शब्द कोई दूसरे नेगेटिव रिमार्क मैं करना नहीं चाहती, तो मुझे लगता है कि हमको पुनः सम्मान देने के लिए वापस एकजुट होना होगा और नए सिरे से सोचना होगा कि क्या तात्कालिकता से हमको कितना बचना है, और लॉन्ग टर्म की राजनीति, लॉन्ग टर्म के सामाजिक समझ, जो छोटे जी मैं छायाताई से कह रही थी कि इस बार मैं वर्धा आ रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि आसपास के गांव में जो कासारे साहब ने जिस तरह का काम किया है, उन छोटे छोटे गांव में अनपढ़ औरतें जिस तरह से सभाएं ले करके ब्रिटिश गवर्नमेंट को पत्र लिख रही थी कि हमको स्कूल चाहिए है, हमको छात्रावास चाहिए है, यहाँ तक कह दिया कि लड़कियों को एक छोटी सी क्या वो छोटा सा चाकू जैसा कुछ रखने के लिए इजाज़त दी जाए। सरकार से मांग रही हैं लड़कों के लिए एक कुछ त्रिशूल जैसा कि इसको रखने की इजाज़त दी जाए कि वो पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो उन पर कहीं कोई हमला ना हो जाए, वो आत्मरक्षा के लिए इनका इस्तेमाल कर सकें। ऐसे महाराष्ट्र से एक फिर से नई आवाज़ की ज़रूरत है।